हेलो दोस्तों, चतुर किसान और राजा का इनाम। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था जो काफी तंदुरुस्त, फुर्तीला और समझदार था। पास ही गांव में रमेश का बड़ा भाई घनश्याम रहता था। उसके पास कई घोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वो रमेश से जलता था, क्योंकि रमेश के घोड़े जैसा एक भी घोड़ा उसके पास नहीं था। एक दिन रमेश अपने घोड़े पर चढ़कर अपने बड़े भाई घनश्याम से मिलने निकला। घनश्याम के पास पहुंचकर उसने कहा, बड़े भैया, मेरे घर से काफी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूं, लेकिन मैं हर रोज इस घोड़े के साथ नहीं जा सकता। अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करो तो आप इस घोड़े को करीब 1 महीने तक अपने पास रखो। 1 महीने के बाद मैं खुद इस घोड़े को यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनकर घनश्याम मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास रमेश के जैसे एक भी घोड़ा नहीं है। इस मौके का फायदा उठाना चाहता था वो। उसने तुरंत ही रमेश से कहा, रमेश, तू मेरा छोटा भाई है। अगर तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है तो बेशक मैं तैयार हूँ। ये सुनकर रमेश काफ़ी खुश हुआ और वो अपने घोड़े को छोड़कर अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 महीना बीत गया। रमेश अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आता है। वो रमेश को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है। रमेश ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारा घोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मैं घनश्याम जी का नौकर हूँ। मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जितना जल्दी हो सके आप उस घोड़े को ले आइए, वरना वो मर जाएगा। और हाँ, सेठ जी से ये मत कहना कि मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया है। इसके बजाय आप ये कहना कि आपकी दृष्टि दूरदर्शी है। आप दूर से हो रही घटनाओं को भी देख सकते हैं। रमेश कहता है, ठीक है, मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगा और जो आपने बताया है वही कहूँगा। और वो तुरंत अपने बड़े भाई घनश्याम के पास गया। बड़े भैया, ये आपने सही नहीं किया। मैंने अपने घोड़े को आपके भरोसे छोड़ा था और आपने उसकी ये दुर्दशा कर दी। क्या बात कर रहे हो? और तू तो कुछ समय बाद आने वाला था। फिर अचानक यहाँ रमेश ने घोड़े के बारे में सारी बातें घनश्याम से कही। घनश्याम मन ही मन सोचने लगा कि इसे ये सब कैसे पता चल गया। कुछ देर बाद रमेश ने झिझकते हुए कहा, मुझे ये सब इसलिए पता है कि मैं एक दूरदर्शी हूँ। दूर होने वाली घटनाओं को भी कहीं भी खड़े होकर देख सकता हूँ। ये सुनकर घनश्याम को थोड़ा अजीब लगता है। रमेश घनश्याम से कहता है कि अगर उसने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो वो राजा साहब के पास जाएगा। ये सुनकर घनश्याम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत गलतियों को दबाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं? तुम्हें अब क्या चाहिए? रमेश कहता है कि मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से 5 घोड़े देने का इंतज़ाम कर दीजिए। घनश्याम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में हाँ कर दी और मन ही मन सोचने लगा कि जब भी मौका मिलेगा तुझे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अगली सुबह राजा साहब के महल से एक कीमती उपहार चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से राजा साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वे अपने सैनिकों से पूरे राज्य में इस समाचार को फैलाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं, अगर कोई इस उपहार को खोज लेता है तो हमारी तरफ से उसे ढेर सारी मुद्राएं, 10 घोड़े और एक मकान दिया जाएगा। घनश्याम जब इस समाचार को सुनता है तो वो सोचता है रमेश से बदला लेने का अच्छा मौका है। वो तुरंत राजा को साहब को अपने छोटे भाई रमेश के बारे में बताता है कि उसके पास दूरदृष्टि है, अर्थात वो दूर होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है। ये सुनकर राजा साहब की जान में जान आती है और वो तुरंत रमेश को राजमहल बुलवाने का
आदेश देते हैं। रमेश को राजमहल ले जाया जाता है, लेकिन अभी तक रमेश को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होती है। जब उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि उसके बड़े भाई घनश्याम ने राजा साहब को इसके बारे में बताया है। रमेश बड़ी मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि वो वास्तव में दूरदर्शी नहीं था। राजा साहब कहते हैं कि अगर आप हमारे उस कीमती उपहार को ढूंढ कर लाते हो तो हम आपको ढेर सारे उपहार भेंट करेंगे, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए तो हम आपको ज़िंदगी भर के लिए कारावास में डाल देंगे। रमेश कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन अपनी समझदारी से फैसला करते हुए अपने मन में योजना बनाता है और राजा से कहता है, राजा साहब, आपके उत्तर में जो खंडहर है उसमें मुझे रात भर ध्यान करने दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पूरी रात उस खंडहर में कोई भी प्रवेश न कर पाए, क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए आप पूरे राज्य में मुनादी करवा दीजिए। राजा साहब रमेश की बात से सहमत होते हैं और पूरे राज्य में इस समाचार को फैला देते हैं कि उत्तर की तरफ जो खंडहर है उसमें आज रात से सुबह तक कोई भी नहीं जाएगा। शाम होती है, रमेश को उस खंडहर में छोड़ दिया जाता है। रमेश को इस बात का भरोसा रहता है कि चोर तक भी ये खबर पहुंच गई होगी। अब बस वो इंतज़ार में था कि चोर उसके पास ज़रूर आएगा। रमेश उस खंडहर में टहल ही रहा होता है कि कुछ समय बाद एक चोर रमेश के सामने आ खड़ा होता है और उससे विनती करने लगता है कि मैं ही चोर हूँ, कृपया मुझे राजा साहब के हवाले मत करना, चाहो तो इस कीमती उपहार को भी रख लो। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम उस कीमती उपहार को मुझे सौंप दो। चोर उस कीमती उपहार को रमेश को पकड़ा देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है, रमेश को राजा साहब के सामने पेश किया जाता है। राजा साहब के सामने जाते ही रमेश उन्हें उनका कीमती उपहार भेंट कर देता है। ये देखकर राजा साहब काफ़ी खुश होते हैं और बदले में वो उन्हें एक आलीशान मकान, 10 घोड़े और ढेर सारी मुद्राएं और रत्न भेंट करते हैं। रमेश ने तो इन सब के बारे में सोचा भी नहीं था, वो तो केवल इस मुसीबत से निकलना चाहता था। रमेश ये सब पाकर काफ़ी खुश हुआ और हंसी खुशी से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।